पहले जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपका जून 2022 का जो पेपर आया है लॉ ऑफ टॉट का। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे हैं इसमें, तो दोनों मीडियम में भी हम डिस्कस कर लेंगे। जिसको जिस मीडियम में भी आंसर आता है वो बोल सकता है, लेकिन जिसको भी बोलना है वन बाय वन बोले। अगर दूसरा कोई बोल रहा है तो बीच में डिस्टर्बेंस ना करें कोई भी। तो अभी हम पहले पेपर से शुरू कर रहे हैं। 2022 जून का पेपर है ये, जो लास्ट ईयर हुआ था आपका। इसमें जो सेक्शन ए है, इसके अंदर जैसे अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि बार बार मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि आपसे आपको फ्लूइड लगाना बंद हो गया है, तो ओएमआर शीट जो भरते हैं उसको ध्यानपूर्वक भरें। और बहुत से जो होते हैं सर्कल करते हैं गोले को ओएमआर शीट में, तो इस तरह करते हैं कि साथ वाले से टच कर जाता है। ऐसा ना करें बिल्कुल भी, कोशिश करें परफेक्टली उसको ब्लैक या ब्लू से कर दें। और दूसरा रोल नंबर को ध्यान से भरें, कोई भी गलती ना करें उसके अंदर, क्योंकि अब फ्लूइड लगाने का सिस्टम बंद हो चुका है सीसीएस के अंदर। इसी तरह से वहाँ पे लिखा होता है टाइटल ऑफ पेपर, यानी कि पेपर का शीर्षक। तो जैसे इस पेपर में देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है NS3353, ये पेपर का शीर्षक है, टाइटल ऑफ पेपर कहते हैं। नेम ऑफ एग्जामिनेशन अगर पूछता है तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन में आपका एग्जामिनेशन है BLLB, ये आपका नेम ऑफ एग्जामिनेशन। आपका एडमिट कार्ड पे सब कुछ लिखा हुआ है, उस पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। परीक्षा का नाम क्या है? परीक्षा का नाम है BLLB आपका। फिर सेमेस्टर पूछेगा तो सेकंड सेमेस्टर है आपका। वो सेमेस्टर पूछता है, ईयर नहीं पूछता है, इसलिए आप सेकंड सेमेस्टर लिखेंगे। फर्स्ट ईयर है लेकिन सेकंड सेमेस्टर लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे सेमेस्टर ही पूछा है क्लियर उसने। फिर उसके बाद पूछेगा वो आप परीक्षा का दिन, तो जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं वो दिन आएगा। जैसे कल ट्यूसडे है तो ट्यूसडे लिखेंगे। परीक्षा की तारीख तो तारीख लिखेंगे उसके अंदर। रोल नंबर में जो भी 3 कॉलम होते हैं उसके अंदर, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर और पेपर कोड। तो जो एनरोलमेंट नंबर है वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर गिवन होगा, एनरोलमेंट नंबर M करके कुछ होगा, हर किसी का अलग अलग भी हो सकता है, वो लिख दें आप एनरोलमेंट नंबर। उसके बाद पेपर कोड बोलता है, तो पेपर कोड है आपका, जैसे इसमें भी लिखा हुआ है BL2005, ये आपका पेपर कोड है, ये आपको वहाँ पे लिखना है पेपर में। उसके बाद वो पूछेगा आपसे इनरोलमेंट नंबर। तो इनरोलमेंट नंबर में सारे आप सब लोग जो हैं वो रेगुलर स्टूडेंट हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं, क्योंकि कोरस्पॉन्डेंस होता ही नहीं है BLLB। तो आप R वाले जो कॉलम है उसको नीचे ब्लैक कर दें, एक कॉलम जो है उसको छोड़ दें, ABCD वाला जो है। फिर उसके बाद नंबर से शुरू हो जाएगा, तो अपना जो रोल नंबर है वो भर दें। फिर आप देखेंगे तो इधर लेफ्ट साइड पे क्रॉस करके लिखना होता है, वहाँ पे लिखा होता है शब्दों में लिखें रोल नंबर इन वर्ड्स। तो वहाँ पे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे रोल नंबर? फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है 224567, तो आप लिखेंगे TWO2, फिर लिखेंगे TWO2 FOUR4 5, ऐसे करके पूरा रोल नंबर लिख देंगे। फिर वहाँ पे लिखा होगा प्रशात्री का नाम, तो वहाँ अपना नाम लिख देंगे, सिग्नेचर कर देंगे। तो ये जहाँ पे जो ऑप्शन है केवल वहीं भरना है, उधर उधर कहीं पर भी अपनी कोई आईडी डिस्क्लोज नहीं करनी, वरना पेपर आपका पोस्टपोन हो सकता है। OMR शीट को बड़ा ध्यान से भरना है और कोशिश करना है हमें जल्दी से एंटर करना है एग्ज़ाम में, जैसे एंट्री चालू हो, ताकि हमें टाइम मिल जाए इन सब चीज़ों के लिए। अदरवाइज़ हमारा जो इम्पॉर्टेंट टाइम है, पोटेंशियल टाइम है, हमारा एग्ज़ाम लिखने का टाइम है, वो हम इसी में खर्च कर देंगे OMR शीट भरने में। तो 10 मिनट 15 मिनट भी अगर हमने खर्च कर दी तो हम एक और आंसर लिख सकते थे अपने टाइम में, उतना हमने समय ख़राब कर दिया, हमारा कोई ना कोई क्वेश्चन छूट सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। 2022 का सर जो पेपर, आंसर शीट में मार्जिन छोड़ सकते हैं? मार्जिन शीट में मार्जिन दोनों साइड छोड़ना चाहिए, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। राइट साइड जो मार्जिन छोड़ते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए होता है, लेफ्ट साइड जो मार्जिन सॉरी राइट साइड मार्जिन होता है एग्जामिनर के लिए, और लेफ्ट साइड मार्जिन होता है आपका स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए दोनों साइड मार्जिन छोड़ना चाहिए। हर बार जिस भी सेक्शन का क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे उसको ऊपर मेंशन करना चाहिए कौन सा सेक्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, वो क्लियरली पता लगना चाहिए कि आपने कौन सा क्वेश्चन नंबर अटैम्प्ट किया है। क्वेश्चन नोट करना है या ना करना वो आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। बहुत से बच्चे क्वेश्चन भी लिख के आते हैं, बहुत से बच्चे क्वेश्चन नहीं लिख के आते, लेकिन क्वेश्चन का नंबर ज़रूर मेंशन करना है। अब जैसे ये वाला 2022 जून का पेपर है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 2021 में और 2020 में एग्जामिनेशन नहीं हुए थे, दोनों बार कोरोना था। कोरोना की फर्स्ट वेव, कोरोना की सेकंड वेव, फर्स्ट लहर सेकंड लहर के अंदर कोई एग्ज़ाम नहीं हुए थे। और आपका 2019 में नया सिलेबस आया था, तो 2019 का ही पेपर आपको मिल सकता है और 2022 के दो ही पेपर मिल सकते हैं इस बार। और अब आपका तीसरा पेपर होने जा रहा है 2023 के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है इसका, राइट द डेफिनेशन ऑफ टॉट गिवन बाय प्रोफेसर सालमोन। तो सालमोन की डेफिनेशन बतानी है आपको। तो सालमोन ने क्या डेफिनेशन दी है टॉट की? सर सालमन ने कहा इट इज अ सिविल रॉन्ग।
for which the हम्म, remedy is common law action for unliquidated damage, and which is not मत- exclusively the breach of contract or breach of trust or other equitable obligation. मतलब सालमोन ने क्लियरली बता दिए कि ये जो है सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग नहीं होता टॉर्ट जो है। तो टॉर्ट के केस में आपको फांसी की सजा, कैपिटल पनिशमेंट, ये सब चीज़ें नहीं हो सकता। यहाँ पर इसने ये भी बता दिया कि सोसाइटी का अगेंस्ट क्राइम है ये, और सिविल सर रॉन्ग की तरह इसको डिफाइन किया गया है। सर 2018 का जो लॉ ऑफ टॉट का एग्जाम है वो कोर्स डिफरेंट है क्या? हाँ, वो कोर्स में चेंज हुआ था, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके आउट ऑफ कोर्स होंगे। तो सर हमें एक कौन सा 19 का करना है 22 का? हाँ, दो ही पेपर करने हैं आपको, 22 एंड 2019। अगला है असॉल्ट। असॉल्ट मतलब हमला। अच्छा, 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसके अंदर अगर आप पढ़ के देखेंगे तो लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड, नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड। इसमें एग्जामिनर आपसे खुद ही डिमांड कर रहा है कि आपको 75 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। बहुत से बच्चे सेक्शन ए के आंसर को भी 2-3 पेज का लिख देते हैं, वो गलत है। फर्स्ट पेज के अंदर जो भी मटेरियल लिखोगे केवल वो चेक होगा, बाकी सारा कट जाएगा आपका। तो इसलिए 75 वर्ड की रिक्वायरमेंट है। 75 वर्ड में भी लिख दिया, इसने मेंशन कर दिया है कि नॉट एक्सीडिंग, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा ज़्यादा वर्डों में आंसर लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करें बिल्कुल भी। हिंदी में भी लिखा है सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है और अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर उपेक्षित है। तो अति लघु उत्तर लिखना है 75 शब्दों में, लिखना से ज़्यादा ना हो, तो एक पेज में आंसर लिखना है बस, उससे ज़्यादा में आंसर मत लिखना है इसका। कोशिश करना पहले ही पेज में पूरे पॉइंट्स आ जाएं। अगला है असॉल्ट। असॉल्ट मतलब हमला। किसी चीज़ को हमला कहते हैं? टॉर्ट के केस में असॉल्ट क्या होता है, तो मैंने आपको पढ़ाया भी है डिटेल में। असॉल्ट के केस में हमला मतलब ये है, असॉल्ट यानी कि टॉर्ट के केस के अंदर हमले का मतलब ये है कि आप किसी को टच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, फिजिकली उसको टच नहीं कर रहे, इंजर्ड नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आपने किसी को लात उठा के दिखाई, मारा नहीं, सिर्फ डराया। किसी को पंच अपना घूसा बना के दिखाया, डराया, मारा नहीं है। जब तक आप मारते नहीं तब तक आपके ऊपर असॉल्ट का केस बनता है। इसे कहते हैं असॉल्ट। असॉल्ट मतलब डराना। अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, ऐसे असॉल्ट कह सकते हैं। किसी को किसी भी तरीके से डराना, कि उसके मम्मी पापा को किडनैप कर लिया, उसको डरा दिया, तो सब असॉल्ट है, क्योंकि आपने उसको फिजिकली उसको टच नहीं किया है, ना उसको फॉल्स इम्प्रीजमेंट दी है। और दूसरा जो होता है बैटरी। बैटरी के अंदर आप टच करते हैं, तो बैटरी जो होता है वो टच करना होता है। पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है? लोक उपद्रव। स्पष्ट कीजिए। तो पब्लिक न्यूसेंस किसे कहेंगे बताइए एक बार, किसी को पता हो तो। कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसी बच्चे को इतनी छोटी चीज़ नहीं पता? कितने सारे लोगों ने अपनी क्लास ज्वाइन की है। कोई तैयारी नहीं है किसी की अभी तक? पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक पैलेस में बाधा उत्पन्न करना। हम्म पब्लिक न्यूसेंस में हर वो एक्टिविटी आती है जो पब्लिक प्लेस के अंदर कोई ना कोई बाधा उत्पन्न कर देती है। बाधा का मतलब क्या होता है? देखो, बाधा कई तरीके, जैसे पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करना भी पब्लिक न्यूसेंस के अंदर कवर्ड होता है। उसमें आप खुद स्मोकिंग कर रहे हैं, किसी को परेशान थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन उसका जो धुआं है उससे दूसरे को परेशानी होने लग हो सकती है। पब्लिक प्लेस पे स्पीटिंग करना, थूकना भी पब्लिक न्यूसेंस में आता है। उसके अलावा गाली गलौज करना। फॉर एग्जांपल, अपने फ्रेंड के साथ आप जा रहे हैं और बहुत तेज तेज आप आपस में एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, आप किसी थर्ड पर्सन को कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी वो पब्लिक न्यूसेंस में कवर्ड हो जाएगा। मेट्रो में आप जा रहे हैं, उतरने की सीढ़ी और चढ़ने की सीढ़ी होती है ना, वो जो एक्सीलेटर वाला होता है, उसमें आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो वो भी पब्लिक न्यूसेंस है। मेट्रो के अंदर लिखा हुआ है गेट के पास खड़े नहीं होना है, आप उसके पास ही खड़े हैं, गेट के बीच में बाधा उत्पन्न करें, सब पब्लिक न्यूसेंस है, लोक उपद्रव है। इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि दंगा फसाद ऐसी चीज़ें आएंगे। हाँ, ये भी दंगा फसाद भी इसके अंदर आता है, जैसे धर्म के नाम पर कुछ कर देना, मतलब ऐसी कोई बात कह देना जिससे दूसरे के धर्म को हाथ पहुँचे और लड़ाई झगड़े की जड़ बन जाए, तो वो भी पब्लिक न्यूसेंस है। लेकिन पब्लिक न्यूसेंस ये छोटी छोटी चीज़ें भी हैं। अब है ऊबी जस ईबी रेंडियम, यानी कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। इसे बताइए, कौन बता सकता है? बताइए बताइए मुस्कान।
ये सारे इम्पोर्टेंट है और मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कवर भी कर रखे हैं सारे टॉपिक। सर इसमें ये जहाँ है भी ना कि कोई जहाँ राइट है वहाँ पे रेमेडी भी है। जहाँ पे आपको संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार दे रहा है तो वहाँ पे आपको उपचार भी दे रहा है उसका मतलब अगर कोई आपका अधिकार छीन लेता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाके अपना अधिकार वापस पा सकते हैं, उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। मतलब जहाँ अधिकार है वहाँ उसका उपचार भी दिया हुआ है। इतना ही कहना है। अब ये 4 मार्क्स में ज़्यादा वरना लिखने की कोशिश मत करना, बहुत बड़ा बड़ा आंसर मत लिखना वरना कोई फ़ायदा होगा नहीं, आपका एक ही सर पेज एक चेक पेज होगा। का लिख देना बस, बस एक पेज का। नंबर मिल जाएंगे। उसमें लिखा है ना, अगर मान लो कुछ नहीं आता 10 पेज भी लिख दो तो क्या फ़ायदा, नंबर थोड़ा मिलेंगे। आता हुआ तो एक पेज में भी लिख लेंगे। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ पासिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऑब्जेक्ट क्या हैं, क्यों बनाया गया है ये। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित करने के क्या उद्देश्य हैं, ये क्यों बनाया गया ये बताइए। अगर आप इसी को भी जैसे आपको आंसर ना आता हो और आप क्वेश्चन को भी ब्रेक करके पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही आंसर आ जाएगा। जैसे क्या है ये, कंज्यूमर है, कंज्यूमर का क्या हो रहा है, प्रोटेक्शन हो रहा है। कौन दे रहा है प्रोटेक्शन, एक्ट दे रहा है। एक्ट मतलब क्या होता है, कानून होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पास किया होगा। इसके ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब इसके उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया होगा ये कानून। आप कंज्यूमर की सुरक्षा का कानून है तो कंज्यूमर को सुरक्षा देने के लिए ही बनाया होगा ना। तो कौन कौन सी सुरक्षा देगा ये कंज्यूमर को, बस ये बता दो इसके अंदर। तो बताइए कौन कौन सी सुरक्षा देगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आपको कोई खराब चीज बेच दे तो आप क्या करोगे उसके खिलाफ। कोई गलत प्रोडक्ट आपको सेल कर दिया है तो आप उसके अगेंस्ट कहाँ जाओगे, कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेंट करोगे। कंज्यूमर फोरम आपको क्या दिलवाएगा, रेमिडीज दिलवाएगा, संरक्षण दिलवाएगा, आपके नुकसान की भरपाई करेगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यही करता है, जहाँ पर कंज्यूमर के अधिकार का वायलेशन हो रहा हो तो वहाँ पे वो कंज्यूमर को उसका अधिकार वापस दिलाने का काम करता है। ध्यान से एक बार पढ़ लो आज जाते जाते, कहीं ऐसा ना हो कि आपको आगे एग्जाम में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द लैटिन मैक्सिम वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया। एक लैटिन मैक्सिम है, मतलब ये एक लैटिन का सूत्र है या कहावत है लैटिन की, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया। तो इसके हिसाब से केसेस की सहायता से बताया क्या होता है, जानबूझकर आपत्ति लेना। इस लैटिन सूत्र की बात की सहायता से वर्णन करो। तो ये मैंने एक आपको असाइनमेंट भी दे रखा है वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया का, इसमें बताइए क्या लिखा हुआ है। किसी ने नहीं पढ़ा है इतने सारे लोगों में। सर वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया तो मतलब अगर कोई इंसान अपनी इच्छा से अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डाल रहा है जिसमें जिससे कि कोई हार्म हो जाए, उसको इंजरी हो जाए, तो उसके लिए फिर वो डिफेंडेंट को जो है मतलब लायबल नहीं ठहरा सकता कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा हुआ है। तो इसका एक केस है सर, पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायिका का केस है। सर इसके कुछ ऐसे फैक्ट्स थे कि मतलब जो प्लेंटिफ्स थे वो एक कार में लिफ्ट मांग रहे थे, तो मतलब अचानक से जब उनको लिफ्ट मिली तो चलते चलते कार का जो है कुछ नट बोल्ट निकल गया था, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। तो हाँ मतलब उनको हार्म हो गया। तो जब ये कोर्ट में गया तो कोर्ट ने इस पे फैसला दिया था कि प्लेंटिफ ने तो अपनी मर्जी से ही अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाला था जिससे उनको हार्म हो जाए, तो उस इस केस में कोई भी उनको रेमेडी नहीं मिल सकती। मतलब आप उस चीज़ के लिए उपचार नहीं मांग सकते जहाँ पे आपने खतरा जानबूझ के मोल लिया हो। फॉर एग्जांपल आप बेसबॉल का मैच खेलने जा रहे हैं तो बेसबॉल के मैच में तो आपको पता है कितना रिस्की है, कभी भी बॉल आपको लग सकती है, हिट कर सकती है, आपको शारीरिक नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी आप ऐसा काम कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं कि आपको नुकसान उठाना पड़े, तो इस केस में आपके ऊपर वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी का रूल लगेगा। आप उसके अंदर रेमेडी नहीं मांग सकते, दूसरे व्यक्ति को ये नहीं कह सकते। जैसे क्रिकेट मैच खेलते हैं तो बॉलर को ये नहीं कह सकते भाई तूने बॉल फेंकी तो मेरे लग गई चोट तो तू मुझे हर जाना दे। वो कहेगा भाई तुम ही तो मैच खेलने आए थे, इसमें तो रिस्क इन्वॉल्व है, हो सकता है कि चोट भी लग सकती है। अब है एक्सप्लेन द लॉ रिलेटिंग टू द जॉइंट टॉर्ट। तो जॉइंट टॉर्ट जो होता है उसके लिए बताइए यहाँ पे संयुक्त दुष्कृतिकर्ताओं से संबंधित नियम को स्पष्ट कीजिए। तो जॉइंट टॉर्ट ये होता है कि जहाँ पे दो लोग मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं और वो कार्य जो है किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसमें दोनों की जॉइंट लाइबिलिटी रहेगी। अब है डिफाइन द नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस की बात आ गई यहाँ पर।
व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द टॉट इन द ऑफ नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस के मामले में टॉट के क्या लॉज हैं या क्या एलिमेंट्स हैं, एक्सप्लेन करना है आपको विद हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। अपेक्षा उपेक्षा क्या है, सावधानी को असावधानी को परिभाषित कीजिए। असावधानी के अपकृत्य के आवश्यक तत्व क्या हैं, उचित उदाहरणों की मदद से समझाइए। तो अपेक्षा या उपेक्षा से कहते हैं वो क्या है, ये बताइए आप। सर नेग्लिजेंस। सर नेग्लिजेंस के कुछ एलिमेंट है, जैसे सर ड्यूटी ऑफ केयर हो गया। इसमें जो है मतलब हर एक इंसान की दूसरे इंसान की तरफ एक ड्यूटी ऑफ केयर रहती है, और ये मतलब एक एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी मतलब डिफेंडेंट को लायबल ठहराने के लिए, अगर डिफेंडेंट अपनी ड्यूटी ऑफ केयर का ब्रीच करता है सर। फिर बिल्कुल। दूसरा मतलब सर इसमें एक केस आता है, स्टैंसिबल वर्सेस ट्रूमैन का केस है, 1938 का केस है सर। इसमें जो है एक डेकोरेटर होता है इस केस के अंदर, तो एक घर में डेकोरेशन के बाद घर को खुला छोड़ जाता है, जिसके बाद एक थीफ आ जाता है घर में और कुछ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को चोरी करके ले जाता है। तो जब ये कोर्ट में केस जाता है तो फिर क्या होता है कि कोर्ट इसमें फैसला देती है कि ये तो डेकोरेटर ने अपनी अपनी पार्ट से ड्यूटी ऑफ केयर जो है उसका उसका नेग्लिजेंस किया, मतलब ड्यूटी ऑफ केयर का नेग्लिजेंस किया, तो इसकी वजह से चोरी हुई है, तो इसमें जो है डेकोरेटर लायबल होगा सर। इसके बाद इसका जो दूसरा एसेंशियल हो जाएगा सर, इसमें ड्यूटी ऑफ केयर जो होनी चाहिए, ड्यूटी ऑफ केयर जो होनी चाहिए वो प्लांटिफ की तरफ होनी चाहिए, मतलब प्लांटिफ को रेफर करनी चाहिए ऐसे। और एक तीसरा एलिमेंट है सर कि इसमें ड्यूटी ऑफ केयर का ब्रीच करना कुछ ज्यादा अपने सावधानी बरतने के लिए, ऐसे कुछ 4-5 एलिमेंट है सर। तो ये एलिमेंट्स आप सारे कर लेना, मतलब एक चीज़ जो आपको लापरवाही करने से असावधानी करने से रोकती है वो इसके एलिमेंट्स है, मतलब यह जिसकी वजह से लापरवाही हो जाती है, परफॉर्म होती है। तो अब सेक्शन सी के 3 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, 6, 7, 8। और यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे तो ध्यान से, तो अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज द 10 मार्क्स। हर क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का है। शॉर्ट आंसर रिक्वायर्ड है, नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड। तो ये आंसर 200 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, बहुत सारे बच्चे इन आंसर को 5-5, 6-6 पेज का लिख देते हैं, वो गलत है। 3 पेज से ज़्यादा या मैक्सिमम 4 पेज लिख लेना, उससे ज़्यादा मत लिखना इसको। 200 वर्ड जो होते हैं वो 2.5 पेज में ही पूरे हो जाते हैं वैसे तो, पर फिर भी अगर आपको ज़्यादा लिखने की कोशिश है तो आप 3 पेज का लिख लो, 4 पेज तक मैक्सिमम चले जाओ। उससे बहुत ज़्यादा आंसर मत लिखना, इसका ज़्यादा बड़ा आंसर लिखने का कोई बेनिफिट होगा नहीं। तो ये 200 वर्ड का, अगर मान लो यही पेपर आता है 6, 7, 8 में से आप कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे? 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। सर ये एक बार 7th क्वेश्चन आप समझाओगे दोबारा थोड़ा सा? ऐसा कौन सा लॉ है जो 2 लोगों को दोषी ठहराता है किसी एक गलत काम को करने के लिए? मतलब 2 लोगों ने मिलकर किसी क्राइम को परफॉर्म किया, तो टॉट क्या कहता है उसके बारे में, ये बताना है आपको इसके अंदर। टॉट किसको दोषी ठहराएगा? एक व्यक्ति ने डायरेक्टली परफॉर्म किया एक्ट और एक व्यक्ति ने उसके साथ साथ दिया, मतलब 2 लोगों ने मिलकर प्लानिंग की, मान लो किसी को सिविल रॉन्ग करने की प्लानिंग हो गई, उसमें एक व्यक्ति ने तो डायरेक्टली जाके एक्ट परफॉर्म कर लिया, लेकिन एक व्यक्ति ने डायरेक्टली एक्ट परफॉर्म नहीं किया, उसकी ड्यूटी से प्लानिंग तक थी, मतलब वो उसके साथ था हर चीज़ में, लेकिन वो एक्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा था सामने जाके। तो यहाँ पे लॉ ऑफ टॉट क्या कहता है इसके बारे में, ये बताना है आप। सर ये वाइकेरियस लायबिलिटी है? वाइकेरियस लाइबिलिटी नहीं है ये, वो अलग होती है। तो 6, 7, 8 जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें से आप कौन सा अटेम्प्ट करेंगे अगर एग्जाम में आपको आता है तो 6 और 8 ही करना पड़ेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन हमारे टॉपिक जो हैं कोर्स में कवर्ड भी हैं और अच्छी तरह से हमने किए भी हैं। तो हम लोग 6 और 8 कर लेंगे इसमें से। 7 वाला क्वेश्चन अगर नेग्लिजेंस आपको परेशान कर रहा है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी आपको नहीं आ रहा, तभी आप करना, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन हमने ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किए। अब क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी में आ जाते हैं। अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन। टोटल 5 क्वेश्चन में से कोई 3 क्वेश्चन करने। ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। हर क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का है। आंसर रिक्वायर्ड इन डिटेल। अब यहाँ पे वर्ड लिमिट नहीं है, तो आप यहाँ पर कम से कम 6 शीट का आंसर लिख देना। अभी जो आपकी ये 32 से 28 शीट की है, उसके पीछे भी रीज़न यही था कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते सेक्शन ए को लंबा लंबा एक्सप्लेन कर रहे थे, सेक्शन बी को भी 5-5 पेज में लिख रहे थे, तो उससे यूनिवर्सिटी को लगा कि शीटें कुछ ज़्यादा हैं बच्चों के पास, इसलिए बच्चे ऐसा कर रहे हैं, तो थोड़ी सी आपको शीटें कम कर दी, 4 पेज कम कर दिए आपके, कि भाई इतने में पेपर हो सकता है। ऑन एवरेज लगाएं तो 5 क्वेश्चन सेक्शन ए के 5 पेज में हो जाएंगे,
सेक्शन बी के जो है 2 क्वेश्चन करने हैं, तो ये 6 पेज में हो जाएंगे। तो 5 और 6 कितने हो गए आपके, टोटल 11 पेजेस हो गए। 28 में से 11 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो कितनी शीटें बच गई, 17 शीटें आपके पास बच गई। तो 17 शीटें जो हैं सेक्शन सी के 3 क्वेश्चन के लिए। तो अगर आप 5-5 पेज का लिखते हैं तो 15 शीटें भरेंगे, 6-6 का लिखते हैं 2 और 1 5 का लिखते हैं तो आपके टोटल 17 शीटें पूरी भर जाएंगी। तो इस तरीके से आपका पेपर पूरा हो सकता है। तो बाकी क्वेश्चनों में ज़्यादा ना लेंगे, क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है नॉट मोर देन, अधिकतम शब्दों की संख्या जब दे देते हैं हमें तो हमें उसी में लिमिट करना होता है अपना आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या है ये बताना, और दोनों का एग्जाम्पल देना, लीडिंग केसेस देने हैं आपका। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का तो सबसे फेमस केस है जिससे जन्म हुआ है इसका, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस है। ठीक है, ये आप दे सकते हो। अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है बताइए, किसी को पता है तो। नो फॉल्ट लाइबिलिटी को कहते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। मेरी गलती नहीं है तो मैं नुकसान क्यों झेलूं या मैं नुकसान क्यों उठाऊं। फॉर एग्जांपल किसी दूसरे व्यक्ति की गलती से आपको नुकसान हो जाता है, तो वहाँ पे आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। इसका जो जन्म हुआ था वो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर केस से हुआ था। ये बड़ा ही फेमस केस है। ये केस के बारे में तो आपको पता ही होगा कि नहीं पता, किसी को पता है तो एक बार बताइए। ये वाला केस जो ओरिजिन है इसका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का, जहाँ से ये प्रिंसिपल की शुरुआत हुई, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट जज ने दिया, मजिस्ट्रेट ने दिया जिस केस के अंदर, उस केस का नाम है रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। बताइए अगर किसी को कुछ नॉलेज है। सर रेलिन के अपने मतलब दोनों के पास अपनी अपनी लैंड थी, और रेलिन के लैंड में उनके माइंस थे, और फ्लेचर के लैंड में उन्होंने अपने पावर बढ़ाने के लिए रिजर्वोयर बनाया था। तो रिजर्वोयर बनाते टाइम पे जो जिन कंस्ट्रक्टर को उन्होंने काम दिया था, उन्होंने ये नहीं देखा कि माइंस के कुछ शाफ्ट खुले हुए हैं, और उन्होंने जस्ट रिजर्वोयर बना के उसमें पानी भर दिया। तो जैसे ही पानी भरा तो रेलैंड के जितने भी माइंस शाफ्ट खुले थे उनसे पानी सारा उनके माइंस में भर गया, और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इस केस में जजमेंट ये था कि जज ने बोला कि जब फ्लेचर के जो कॉन्ट्रैक्टर थे, तो उन आप फ्लेचर को ध्यान देना चाहिए था कि वो काम ये ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसलिए फिर उनको पेनलाइज किया गया था। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। रेलैंड और फ्लेचर का केस है। रेलैंड पिटिशनर है और फ्लेचर जो है वो डिफेंडेंट है। फ्लेचर की जो थी अपनी एक मिल थी, वो मिल किसी भी चीज़ की हो सकती है, यहाँ पे क्लियरली बताया नहीं है। उस मिल को इलेक्ट्रिसिटी की, एनर्जी की ज़रूरत थी, तो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी। तो उसने सोचा कि मैं अपने लैंड के अंदर एक डैम, एक रिजर्वर बना देता हूँ जिससे मेरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, वाटर एनर्जी भी मुझे मिल जाएगी। तो उसने इसके लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई मेरे लैंड पर आप रिजर्वर बना दो, मुझे फाइनली बता दो कितने पैसे लेंगे। पैसे में तय हो गया। उसने कहा मैं कुछ नहीं देखूंगा, आपको ही करना है सब कुछ। अब इसके साथ में एक नेबर लैंड था उसका, रेलैंड का, उसकी कोल माइंस थी। तो उसके माइंस के कई सारे शाफ्ट जो थे उसकी इसकी ज़मीन के नीचे भी आए हुए थे, लेकिन इसको पता नहीं था क्योंकि ये अभी नया था उधर। लेकिन इसको ये ज़रूर पता था कि कोल माइन है। लेकिन इसने भी क्या किया, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर दे दिया। अब वो जब रिजर्वर बनाया तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने ये गलती कर दी कि पीछे से उसका जो बेस है नीचे से वो पक्का नहीं बनाया है, कुछ कमी छोड़ दी उसके अंदर, जिसकी वजह से जब इसने पानी भरा तो वो लीक होकर उसके माइंस में चला गया, उसका सारा कोल ख़राब हो गया, उसको नुकसान हो गया। उसका कोई फॉल्ट नहीं था, मतलब फ्लेचर का कोई, रेलैंड का कोई फॉल्ट नहीं है। उसकी माइंस में पानी आया फ्लेचर की गलती से, उसका कोल ख़राब हो गया, उसका नुकसान हो गया रेलैंड का। तो वो कोर्ट केस में चला गया। उसने कोर्ट में केस किया, लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर, बोला कि मेरा साथ सिविल रॉन्ग हुआ है, मेरा नुकसान हो गया, मेरा कोल ख़राब हो गया। तो जज ने जब सुना इस मैटर को तो फ्लेचर को बुलाया। तो फ्लेचर ने बोला इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि मैंने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से काम कराया। आप कॉन्ट्रैक्टर को बोलिए अगर उसने ठीक से उसका बॉटम नहीं बनाया, लीक प्रूफ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो उसकी गलती है कॉन्ट्रैक्टर की। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट गलती है, लेकिन आपकी भी ड्यूटी बनती थी, ड्यूटी ऑफ केयर है कि आपको अपनी चीज़ को, प्रॉपर्टी को ठीक से देखना चाहिए था, वो काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपने भी नेग्लिजेंस किया, लापरवाही बरती इसके अंदर, तो आपके अगेंस्ट भी केस होगा। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल दिया जज ने कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, नो फॉल्ट लाइबिलिटी का मतलब ये है कि जब मेरी गलती नहीं है तो मैं नुकसान को क्यों झेलूंगा। तो इसलिए फ्लेचर, रेलैंड की कोई गलती नहीं थी तो रेलैंड का नुकसान क्यों,
तो इसका जवाब ये था कि फ्लेचर जो है जिसकी गलती से नुकसान हुआ है वो इसकी भरपाई करेगा, वो इस केस के अंदर जो है वो क्या देगा, नुकसान देगा, भरपाई कर देगा इसकी। इसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। जब मेरा नुकसान जिसकी गलती से हो रहा है तो मेरी नुकसान की भरपाई वो पार्टी करेगी जिसकी गलती से मुझे नुकसान हो रहा है। इसके अंदर आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि कोई भी एक्ट है वो डेंजरस थिंग का होना चाहिए, एस्केपेशन होना चाहिए, मतलब उसके प्राइवेट लैंड से दूसरे के लैंड में एंटर होनी चाहिए वो चीज़, जैसे यहाँ पे पानी एंटर हो रहा था। और नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, अगर वहाँ नेचुरल यूज़ हो रहा है, मान लो नेचुरली वहाँ पे नदी थी तो उस नदी का तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो नेचुरली है, तो इसलिए उसका पानी अगर चला जाता है तो उसके लिए फिर फ्लेचर का या लैंड का कोई केस बनता नहीं इसमें। अब है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होता है? एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सबसे फेमस केस है भोपाल गैस कांड, जिसमें ओलियम गैस का रिसाव हुआ था और सीजेआई जस्टिस भगवती ने एमसी मेहता केस में इसको एब्सोल्यूट लायबिलिटी माना था। हाँ जी ठीक है सर। इसमें ओलियम गैस लीक जो है वो दिल्ली वाला मैटर है और भोपाल गैस ट्रेजेडी अलग है। ओलियम में गैस दिल्ली में हुई थी किसी फैक्ट्री के अंदर से, तो यहाँ पर आपको दोनों ही ठीक है वैसे मैटर। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब है जो नुकसान करेगा वो उसको भरेगा, ये डायरेक्ट लायबिलिटी है। अगर मैं नुकसान करता हूँ तो मैं इसकी भरपाई करूँगा। फॉर एग्जांपल मान लो मेरी ड्यूटी है, मेरी फैक्ट्री के अंदर कोई गैस इस्तेमाल हो रही है तो मेरी ड्यूटी है उसको प्रिकॉशंस के साथ रखना, उसकी सेफ्टी रखना, वो लीक ना हो। वो लीकेज हो जाती है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा देती है, किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाता है, तो वो सब लायबिलिटी को मुझे देना पड़ेगा। मतलब पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल कहते हैं इसको, जो पोल्यूशन फैलाएगा वो उसकी भरपाई करेगा। ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी, डायरेक्ट लायबिलिटी भी कह सकते हैं। जो ये वाला स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है इसके अंदर एक और फेमस केस हुआ था, कैथी वर्सेस कैटर का केस हुआ था। इसके अंदर जो जो कैटर था उसने अपने लैंड के ऊपर कुछ पॉइजनस प्लांट लगा दिए। वो पॉइजनस प्लांट जब बड़े हुए तो उनके जो टहनियाँ थी वो पड़ोसी के लैंड तक चली गई, मतलब पड़ोसी के घर में या उसके लैंड तक चली गई वो टहनियाँ। जो कैथी था, कैथी के पास कोई एक जानवर था, अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है डॉग था या कौन सा जानवर था, लेकिन कोई एनिमल था, उसका पेट एनिमल था। उसने वो पत्ते खा लिए और वो मर गया। तो वो इसको बहुत प्यारा था, तो इसने तुरंत केस कर दिया कोर्ट में इसके अगेंस्ट, बोला कि मेरे जो पेट एनिमल है उसकी डेथ हुई है इसकी वजह से, जिसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं था, मतलब मैंने कोई ऐसी डेंजरस चीज़ भी इस्तेमाल नहीं करी। तो यहाँ पर कोर्ट ने भी जो था उसको लायबल ठहरा दिया, क्योंकि तीनों चीज़ हो गई। तो डेंजरस चीज़ थी, एस्केपेशन भी हो गया, उसके लैंड से दूसरे के लैंड में एंटर भी करी वो चीज़, और नॉन नेचुरल यूज़ भी था, वो नेचुरली था ही नहीं। अगर इसी केस के अंदर कोई नेचुरली कोई पेड़ पैदा हो जाए जो जंगली पेड़ हो और जिसको किसी ने लगाया ना हो, उसकी वजह से किसी को पॉइजन से नुकसान हो जाए तो वहाँ पर कोई केस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो नेचुरली है, उसमें इसका कोई रोल नहीं था, इसने थोड़ा लगाया था जहरीला पौधा, वो खुद ही उग गया था अपनी मर्जी से। तो ये आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी कवर हो गया। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डू यू मीन बाय द डेफॉर्मेशन? डेफॉर्मेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी बतानी है आपको और इसका डिफरेंस भी बताना है लाइबल और सिलेंडर के बीच में क्या होता है। तो मानहानि से आप क्या क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा को परिभाषित भी करना है आपको, अपवचन और अपलेखन के अंतर को भी स्पष्ट करना है। डेफॉर्मेशन बताइए। डेफॉर्मेशन तो बहुत आसान है, कोई भी बता सकता है। अभी राहुल गांधी का प्रत्यक्ष केस हुआ है ना डेफॉर्मेशन का, मानहानि के केस में उनको 2 साल की सजा, इनकी संसद सदस्यता भी चली गई, तो वो भी आप लिख सकते हैं राहुल गांधी वाला केस। तो डेफॉर्मेशन किसको पता है, बताओ जल्दी से। Defamation is Sir, the मानहानि publication of a false defamatory statement regarding another without any justification. बताओ, आप बताओ क्या बता रहे थे। सर मानहानि का तो यही आएगा ना कि मतलब हमारे अगर जो हम किसी के बारे में कुछ बोलते हैं और वो बंदा हमारे ऊपर केस कर देता है, मतलब और जो आपको उसको हमारे अधिकार नहीं है। मतलब आपको कानून ने कोई अधिकार थोड़ा दिया आप किसी की डिसरिस्पेक्ट कर दो, किसी के खिलाफ कोई उल्टा सीधा बोल दो या लिख के दे दो, किसी के पर्चे छपा के बांट दो उल्टा सीधे, तो वो सब आपको अलाउड नहीं है डेफॉर्मेशन करना किसी का। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अगेंस्ट एक कानूनी स्टेप लिया जा सकता है। डेफॉर्मेशन का केस लॉ ऑफ टॉर्ट में बनता है। टॉर्ट में सबसे ज़्यादा केस ही डेफॉर्मेशन के बनते हैं, और डेफॉर्मेशन के केस के अंदर जो है वो फांसी की सज़ा तो हो नहीं सकती, कैपिटल पनिशमेंट होती नहीं है, लाइफ इम्प्रीजमेंट होती नहीं है। तो क्या होता है डेफॉर्मेशन के केस में, क्या सज़ा होती है?
सर किसी के मतलब सर रुतबे को चोट पहुंचाने मतलब रुतबे को हार्म करने के चक्कर में होता है सर। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कंपनसेशन सजा क्या दिया होती जाता है सर दिया उसको जाता है। सर अगर पेनल्टी बाकी पे क्राइम करनी के पड़ती है। डेफिनेशन में सजा होती है। है। मेन पेनल्टी पे इसमें करनी पड़ती है, कंपनसेशन का ही रूल है। कॉम्पनसेशन। हाँ, और एक सॉरी कंपनसेशन दिया कहकर भी, जाता है। आप एक सॉरी कहकर भी इससे बच सकते हैं। जैसे केजरीवाल ने 194 केसेस सिर्फ सॉरी कह के ख़त्म कर दिए थे कोर्ट में। तो 194 केसेस के ऊपर डले हुए थे डेफेमेशन के। अलग अलग लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने डाल रखे थे आपस में। नॉर्मली पॉलिटिशियन इस चीज़ का बड़ा यूज़ करते हैं डेफेमेशन वाले केसेस का। तो उसने सिर्फ एक सॉरी कह के 194 केसेस जो थे वो ख़त्म कर दिए। कोर्ट ने इसको सजेशन दिया कि आप लिखित में जितने भी केसेस सबके नाम लेके सॉरी बोल दो और आर्ट एक न्यूज़पेपर के अंदर दे दो, तो आपके सारे केस खत्म। तो सारे केसेस से खत्म हो गए। तो एक सॉरी कहने से भी केस खत्म हो सकता है। इसके अंदर कोई भी कैपिटल पनिशमेंट वाला प्रोविज़न नहीं होता। ये ख्याति की हानि होती है, गुडविल, इमेज, रिस्पेक्ट, सोशल रिस्पेक्ट, उसकी हानि रहती है। अब लाइबल और सलेंडर में क्या होता है इसके अंदर? लाइबल का मतलब होता है लिखित, सलेंडर का मतलब होता है बोलकर। या तो आपने लिख कर किसी के खिलाफ कुछ मानहानि वाली बात बोली है, या आपने बोलकर, बोलकर कैसे किसी एक व्यक्ति को बोली, उसने उसको बता दी, तीसरे को बता दी, वो चीज़ सर्कुलेट हो गई, तो वो आपका सिलेंडर हो गया। और लाइबल का मतलब है कि आपने लिख कर न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख दिया, कोई चिट्ठी लिख कर बांट दी, कहीं पर्चे छपवा के लिख दिए, वो सब आपका लाइबल में आता है। अगर आप माइक लेके चिल्ला के बोल दो या रेडियो पे जाके आप बोल दो, तो वो सब आपका सरेंडर में कवर होता है। तो ये डेफोमेशन हो गया आपका। डिफॉर्मेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे। ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू sue एंड बी issued इन द tort, डिस्कस द एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। तो कहता है अपकृत्य विधि में सभी व्यक्ति दावा कर सकते हैं और सब पर दावा किया जा सकता है। इस सामान्य नियम के अपवाद क्या हैं, मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जिनके ऊपर केस नहीं हो सकता। तो इस आंसर को आप ऐसे लिखोगे, सबसे पहले तो आप ये स्टेटमेंट जो इन्वर्टेड कॉमा में, इसको समझा देंगे कि ये क्या कहना चाहता है। ये कहता है कि सभी व्यक्तियों के ऊपर केस हो सकता है और सभी व्यक्ति केस भी कर सकते हैं। ये सही है, कानून की दृष्टि से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबको राइट देता है, सबके पास इक्वल राइट्स हैं। वो भी केस कर सकता है, उसके ऊपर भी केस हो सकता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं इस जनरल रूल के। वो एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर केस नहीं हो सकता, बताइए जरा एक बार। एक तो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्यूनिटी मिली है, ठीक है, बिल्कुल। गवर्नर पे नहीं हो सकता केस। गवर्नर एम्बेसडर को मिली जनरल हुई ऑफ है। इंडिया, एम्बेसडर को मिली हुई है, बिल्कुल। माइनर्स को। माइनर्स को भी ठीक है, ल्यूनिटिक, अनसाउंड माइंड, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए और एमपी को मिलती है तब जब हाउस का सेशन चल रहा हो। तो सेशन के दौरान वो किसी के खिलाफ भी कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट दे देते हैं तो उनके ऊपर कोई केस नहीं होता। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी के ऊपर केस नहीं हुआ था क्योंकि वो पार्लियामेंट सेशन में नहीं बोल रहे थे, वो पब्लिक मंच से बोल रहे थे। उन्होंने पूरी मोदी कम्युनिटी को टारगेट किया था, इसलिए उनके खिलाफ केस हो गया। कंप्लेंट आ गई तो केस हो गया, कंप्लेंट नहीं आती तो केस भी नहीं होता। सर इसमें अगला, 6 वो दे रखे थे कि आप 6 बंदों के ऊपर केस नहीं कर सकते। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ये सारे लोगों के ऊपर आप केस नहीं कर सकते। ठीक है, 6 लोग नहीं है वो, चार्जिंग 6, लगा दिया हाँ 6 प्रोफाइल्स हैं। बाद में। जैसे एम्बेसडर के ऊपर केस नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं हो ऊपर नहीं हो सकता, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऊपर केस हो सकता है, लेकिन डेफेमेशन के मामले में तब हो सकता है जब पार्लियामेंट सेशन के अलावा वो कोई ऐसे स्टेटमेंट पास कर दें तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट इज मीन बाय द ट्रेसपास। ट्रेसपास क्या है, व्हाट आर इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रेसपास क्या है, व्हाट डिफेंसेस आर अवेलेबल टू अ डिफेंडेंट इन द केस ऑफ ट्रेसपास। तो अतिक्रमण और अनाधिकार प्रवेश से आप क्या समझते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। अनाधिकार प्रवेश के बाद वाद में प्रतिवादी को अपनी प्रतिरक्षा में कौन सा बचाव उपलब्ध है। तो ट्रेसपास वाला क्वेश्चन मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझाया हुआ है। ट्रेसपास टू लैंड होता है, ट्रेसपास टू पर्सन होता है, ट्रेसपास टू गुड्स होता है, ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी होता है। ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ये वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रेसपास है। अब जो ये वर्ड ट्रेसपास है, इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा है, किसी की चीज़ को उसकी मर्जी के बिना इस्तेमाल करना, छू लेना, देख लेना, ये ट्रेसपास है। कुछ ट्रेसपास के लिए और पूछना है या फिर अगले क्वेश्चन पे चलें। सर इसमें इसके वो भी लिखने पड़ेंगे, मतलब कौन सा केस कौन लॉस, से
केस लॉस तो होएंगे, लेकिन ये जो उसके वो होते हैं ना एक्ट वगैरह, कौन सा किस धारा के अंतर्गत है ये? नहीं नहीं, धारा कोई नहीं, टॉर्टियस एक्टिविटी लिख देना, टॉट के अंदर ही कवर्ड है। अगर आर्टिकल से याद कर सकते हो तो कर लेना, वैसे ज़रूरत नहीं है। सिर्फ काइंड्स ऑफ पूछा है इसके अंदर तो काइंड्स बता देना। तो काइंड्स मैंने आपको बता ही दिए ना, ट्रेसपास टू पर्सन, ट्रेसपास टू लैंड, ट्रेसपास टू गुड्स, ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी, ये इसके काइंड्स हैं। अगला है कंपेयर द रेमेडीज अंडर द लॉ ऑफ टॉट। लॉ ऑफ टॉट के अंदर क्या रेमेडी ये बताना है, विद दोज रेमेडीज अवेलेबल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या वही रेमेडीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी हैं? तो ऐसी कौन सी रेमेडीज हैं जो आपके उपचार रेमेडीज, जो उपचार आपके टॉट में भी हैं और वही उपचार आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कल ही समझाया है, कल की क्लास में। एक बार प्लीज ये बता दीजिए, मुझे इसमें कंफ्यूजन है। को बताइए, किसी को पता है तो कौन से ऐसे रेमेडीज हैं, कौन से ऐसे इलाज हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी आते हैं और आपके इसमें भी आते हैं, टॉट के अंदर भी आते हैं। सर क्या कह रहे हैं? सर नहीं पता है ये कह रहे हैं क्या? सिविल रॉन्ग है सर, सिविल रॉन्ग। हाँ, सिविल रॉन्ग तो दोनों ही है ना। देखो, कंज्यूमर भी हमारा सिविल रॉन्ग है और टॉट भी सिविल रॉन्ग है, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें नाम पूछ रहा है ना कौन सी एक्टिविटी है इसका जो दोनों में कवर होती है। कल ही मैंने आपको बताया, ये बता सकते तो बताओ। ठीक। देखो, मैं बताया था अगर आपको याद नहीं है तो एक बार मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। किसी भी तरह की कोई डैमेजेस होती हैं, उन डैमेजेस के लिए केस जो होता है लॉ ऑफ टॉट में भी किया जा सकता है। सिविल डैमेजेस, फिजिकल हार्म, ये सब डैमेजेस के लिए नहीं। सर जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये कितने पेज करना है, 4 या 5? मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आप ध्यान नहीं देते लगता है। कम से कम 5 पेज, मैक्सिमम 6 पेज लिख सकते हैं। सर एक बार प्लीज आप ये लास्ट है, ये कंज्यूमर कोर्ट प्रोटेक्शन वाला और टॉट वाला, प्लीज एक बार थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। यही बता रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहे हैं ना। जी। तो पहला ऐसा केस है जो कंज्यूमर में ही बनता है, टॉट में ही बनता है, वो है डैमेजेस। डैमेजेस अगर कंज्यूमर को होती है तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर केस कर सकता है। टॉट के अंदर अगर कोई आपको सिविल रॉन्ग कर रहा है, कोई सिविल डैमेजेस आपको दे रहा है, सिविल डैमेजेस का मतलब आपको लॉस ऑफ रेपुटेशन हो रही है आपकी, या फिर आपके किसी भी तरीके से कोई ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर सिविल रॉन्ग करवा रही है, मतलब आपकी बॉडी को टच नहीं कर रहा है, आपको फिजिकल हार्म नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी नुकसान पहुंचा रहा है आपको, वो नुकसान किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो वो डैमेजेस का जो केस है वो दोनों में बनता है, लॉ ऑफ टॉर्ट में भी बनता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी बनता है। इसके अलावा ओमिशंस, ओमिशन का जो होता है भूल चूक जिसे कहते हैं हम लोग, वो लॉ ऑफ टॉर्ट में भी कवर्ड है और वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी कवर्ड है। इसमें जो इंजर्ड पार्टी होती है वो अपने जो नुकसान होता है ओमिशन के कारण जो उसका नुकसान हुआ होता है उसकी भरपाई के लिए, क्लेम के लिए, कंपनसेशन के लिए केस कर सकती है कोर्ट के अंदर। तो दोनों ही केसेस में हो सकता है, टॉर्ट में भी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी। मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो केस होगा वो कंज्यूमर की तरफ से किया जाएगा, उसमें लॉस कंज्यूमर का होना चाहिए, और जो लॉ ऑफ टॉर्ट का केस होगा उसके अंदर सिटीजन्स होना चाहिए, कोई भी सिटीजन हो, पर्सन हो जो उसके अंदर कवर्ड है, वो सिविल रॉन्ग उसके अगेंस्ट कुछ हो रहा हो तो वो जाके कोर्ट की शरण ले सकता है। तो यहाँ पर और भी हैं जो नुकसान है, वो हैं आपके कुछ रेमेडीज़ भी हैं जो कॉमन है दोनों के अंदर, जैसे आपका कंपनसेशन। कंपनसेशन की जो रेमेडी है वो लॉ ऑफ टॉर्ट में ही मिलती है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ही मिलती है। कहीं पे डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपको मिला तो उसके लिए कंपनी वो कंपनसेट कर देगी, किसी ने आपका डेफोमेशन कर दिया तो आपको कंपनसेशन करके वो डेफोमेशन की भरपाई कर देगा, ठीक है। इसके अलावा रिप्लेसमेंट और रिपेयर, ये दोनों कॉन्सेप्ट सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन में होते हैं, ये टॉर्ट में नहीं होते, तो ये हम कवर नहीं करेंगे। लेकिन एक जो पॉइंट है हमारा इंजेक्शन वाला, वो कवर कर सकते हैं। इंजेक्शन होता है सोसाइटी के अंदर किसी भी चीज़ के गड़बड़ को, गलत को रोकने के लिए नए प्रोविज़न को अनाउंस करना या नया अमेंडमेंट कर देना, रूल्स के अंदर चेंज कर देना कुछ, उसे इंजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन लगाते हैं जैसे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं दवाई को, इस तरीके से। तो ये दोनों के अंदर होता है, टॉर्ट में भी है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी है। बाकी अभी इंजेक्शन और अमेंडमेंट एक सेम ही हो गया? नहीं, अलग अलग है, वैसे अलग है। अमेंडमेंट में आपका पूरा लॉ चेंज किया जाता है, इंजेक्शन के अंदर कोई रूल्स होता है उसको थोड़ा सा चेंज करके बदल देते हैं, उसके अंदर अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं होती। अमेंडमेंट लाने के लिए तो लेजिस्लेशन के अंदर यानी कि लोकसभा के अंदर बिल पास करवाना पड़ेगा, फिर उसको राज्यसभा पास करेगी, फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, जब तीनों पास कर देंगे तब वो बिल जो है अमेंडमेंट बन के पास हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है,
जो इंजेक्शन है उसके अंदर रूल्स को चेंज करने का अधिकार जो होता है वो एग्जीक्यूटिव के पास होता है और जुडिशरी के पास होता है, वो कर सकते हैं। या किसी तरीके का कोई रिलीफ है, रिलीफ देना, तो रिलीफ जो होते हैं स्पेसिफिक रिलीफ वो भी इसके अंदर आते हैं। जो भी रॉन्ग डूअर है, जो गलत काम कर रहा है, जो गलत परफॉर्म कर, जैसे असॉल्ट कर रहा है कंज्यूमर के, टॉर्ट के केस में हम बोले तो असॉल्ट कर रहा है, कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, तो उसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं अदर रिलीफ के अंदर। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर अगर किसी ने आपको गलत माल बेच दिया झूठी डिस्क्रिप्शन के साथ, झूठ बोलकर, तो आप उसके लिए भी कोर्ट जा सकते हैं, कंज्यूमर फोरम के अंदर जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये आपके तीनों मैंने टॉपिक क्लियर में आपको डिटेल में बता दी। तो अब ये अगर मान लो यही पेपर आ जाता है आपका सेक्शन सी का, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, 11 है, 12 और 13 है। 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब जिसका भी ये पेपर है, इस बच्चे ने तो 9 किया, 10 किया और 12 किया, तो आप कौन सा करेंगे? सर मैं इसमें 13 करूंगी, 12 करूंगी और ये 10th। ओके, मेरे हिसाब से तो आपको करना चाहिए 9 जरूर करना चाहिए, क्योंकि स्टेक और एब्सोल्यूट लायबिलिटी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आपने समझा हुआ है, तो उसमें आपको मटेरियल ज़्यादा है लिखने के लिए। दूसरा आपको करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 डेफॉर्मेशन वाला, क्योंकि वो मैटर ऐसा है जो आप खुद भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, खुद ही बना सकते हैं उसके आंसर को। और एक करना चाहिए आपको ट्रेस पास, क्योंकि ट्रेस पास कैसे रहेगा, क्योंकि ट्रेस पास में लिखने के लिए क्वेश्चन ही बहुत सारे मटेरियल आपको ऑलरेडी खुद ही गिवन कर रहा है। मतलब पहले आपको पूछ रहा है ट्रेस पास का मीनिंग, फिर पूछ रहा है वेरियस काइंड ऑफ ट्रेस पास, फिर पूछ रहा है ट्रेस पास अवेलेबल टू डिफेंडेंट। तो यानी कि ये खुद ही आपको कंटेंट दे रहा है लिखने के लिए क्वेश्चन ही। तो ये ऐसा क्वेश्चन लिखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर मान लो इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा, तो फिर मैं ये कर लूँगा ऑल पर्सन हैव कैपेसिटी ड्यू, क्योंकि मुझे ये अच्छी तरह पता है कि किसको एक्सेप्शन मिले हुए हैं। अगर मुझे 6 नाम भी याद हैं तो उन 6 को मैं करके अगर एक्सप्लेन करूँगा तो 30 लाइन यानी कि 2 पेज तो भर ही दूंगा 6 पॉइंट के अंदर। तो ये क्वेश्चन मुझे ज़्यादा सेफ लग रहा है अटैम्प्ट करने में। तो बाकी आप अपनी मर्जी है, कोई भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही करना है जो मैंने बोले। पर क्वेश्चन हमेशा ऐसा अटैम्प्ट करना चाहिए जो आपके लिए सेफ़ रहे। सेफ़ का मतलब है 5 शीट तो एटलीस्ट भर जाएँ, 5-6 पेज आराम से भर जाएँ ताकि दिक्कत ना हो। तो अब आंसर जब लिखेंगे तो ध्यान रखना कि वर्ड लिमिट जिसमें दे रखे तो वर्ड लिमिट के हिसाब से ही आंसर लिखना। बहुत ज़्यादा बड़े आंसर लिख देते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं मुझे तो ए सेक्शन में ज़्यादा अच्छा आ रहा था, मैंने उसी में 4 पेज भर दिए, उसका भरने का कोई फ़ायदा होगा नहीं ना। अच्छा सर एक चीज मुझे और पूछनी है, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो होती है इसके अंदर जैसे जैसे एलियन और फ्लेचर का था, तो उसमें फ्लेचर की ने ड्यूटी ऑफ केयर का नहीं ध्यान रखा तो उनको हाँ, सिविलाइज किया गया। ऐसी तो वाइकेरियस लायबिलिटी होता है, इसमें भी यही चीज, इसमें ये अलग है। यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है ना वाइकेरियस लायबिलिटी में। एम्प्लॉय की गलती से, हाँ देखो, एम्प्लॉय की गलती से किसी का नुकसान हो जाए तो उसका भर जाना उसका एम्प्लॉयर देगा। फॉर एग्जांपल सेल्समैन है और कंपनी है, तो सेल्समैन कहीं कोई गलती कर देता है तो नुकसान कंपनी भरेगी, उसका सेल्समैन नहीं भरेगा, क्योंकि डेप्थ ऑफ पॉकेट वाले इसमें रूल चलता है, यानी जिसकी पॉकेट में ज़्यादा पैसा है वो नुकसान भरेगा। कानून ये कहता है कि गरीब को मार नहीं लगनी चाहिए, तो गरीब को मार ना लगे तो किसको लगेगी, फिर तो मालिक को लगेगी, क्योंकि मालिक के पास ज़्यादा पैसा है। तो इसलिए वो विकेरियस लायबिलिटी अलग कॉन्सेप्ट है, वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के साथ कंफ्यूज ना करें, वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें नो फॉल्ट लायबिलिटी है, सिर्फ इतना याद रखें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की मेरी गलती नहीं तो मैं नुकसान क्यों भरूं। नो फॉल्ट लायबिलिटी, मेरा कोई नुकसान, मेरा कोई गुनाह थोड़ी ना है। हम तो नॉर्मली ये बात को कहते हैं ना, जब हमारा पड़ोसी से झगड़ा हो गया मान लो, तो पड़ोसी ने हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और हमें पता लग जाए उसने शीशा तोड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, भाई मेरी गलती नहीं है, फिर भी मेरा शीशा क्यों टूटा, तो भरेगा इसका नुकसान। फॉर एग्जाम्पल यही है कि दोनों में तो जो कॉन्ट्रैक्टर को जो हायर कर रहा है, एम्प्लॉय को जो हायर कर रहा है, वो ही पेनल्टी पे कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर की बात difference इसमें से क्या है? हटा दो, कॉन्ट्रैक्टर की बात हटा दो, वो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में कॉन्ट्रैक्टर था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को इसमें से हटा लो। स्टेट लायबिलिटी में कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता। इसका मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कैथी वर्सेस कैटर वाला, वो याद कर लो आप। उस एग्जांपल में यही था, एक व्यक्ति ने अपने लैंड पर पौधे लगा दिए जहरीले, पौधे बड़े हो गए, कॉन्ट्रैक्टर तो उसमें था लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का रोल नहीं है इसके अंदर। स्टेट लायबिलिटी में कॉन्ट्रैक्टर का कोई रोल नहीं है। इसमें यह कहता है कि जिसके नुकसान हो जाए तो जो नुकसान करने वाला है वो भरेगा, वो पेमेंट करेगा। कुछ बच्चों को एब्सोल्यूट लायबिलिटी के साथ तो कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें कि एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट में क्या फ़र्क है। अगर उसे ही भरना है जो नुकसान कर रहा है, तो इसमें भी तो नुकसान जो कर रहा था वही था, दूसरी पार्टी तो है नुकसान करने वाली, तो वो भर ही रही है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है, हाँ बताइए। कॉर्पोरेट के लिए होता है ना, एब्सोल्यूट कॉर्पोरेट के लिए है, और उसमें
कोई वो नहीं है, एक्सेप्शन कोई नहीं है। हमको मतलब अगर गलती हुई है तो भरना ही पड़ेगा। हाँ, नुकसान की जैसे ये भरपाई आपका करनी भोपाल गैस पड़ेगी। कांड वाला था, उसमें कोई भी उनके भोपाल गैस कांड में जो सेफ्टी इक्विपमेंट जो भी थे कोई काम नहीं कर रहे थे उनके, इसलिए इतना बड़ा वो हादसा हो गया था। प्रिकॉशंस उन्होंने फॉलो नहीं की। फॉलो नहीं लेकिन अभी ये जो है ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। वेकेरियस लाइबिलिटी के लिए सेल्समैन और उसका कॉन्सेप्ट याद कर लो, और उसके लिए वो याद कर लो कि डायरेक्टली जो जिसका फॉल्ट होगा वो भरेगा नुकसान। जी। अब ये 2019 का पेपर है आपका, इसमें भी जो क्वेश्चंस आए हैं उस तरीके का आए हैं कुछ। जैसे पहला है, राइट द डेफिनेशन ऑफ द टॉट गिवन बाय प्रोफेसर सालमोन, सेम ही क्वेश्चन आया है। व्हाट इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनुचित व्यापार व्यवहार क्या है। ऐसे कौन से ट्रेड हैं जिनको अनफेयर प्रैक्टिस बोला जाता है, तो कौन से ट्रेड है जो इंडिया में अनफेयर है, गैर कानूनी है। ये तो आप कुछ भी ड्रग्स बता ही वगैरह, सकते हैं। ड्रग्स हाँ बेचना। हाँ, ड्रग्स बेचना, बच्चों की डीलिंग करना, बच्चों को बेचने खरीदने को धंधा कर रहा हो, ये सब जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो इंडिया में अलाउड नहीं, कुछ भी लिख देना इसके अंदर। डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉल्स इम्प्रीजमेंट और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, मिथ्या कारावास और विद्वेषपूर्ण अभियोजन, विद्वेषपूर्ण अभियोजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब ये फॉल्स इम्प्रीजमेंट का मतलब ये होता है कि मैंने किसी व्यक्ति को किडनैप करके अपने घर में बंधक बना के रख लिया, तो वो फॉल्स इम्प्रीजमेंट है। फॉल्स इम्प्रीजमेंट इसलिए है क्योंकि इम्प्रीजमेंट करने की पावर किसके पास है, केवल गवर्नमेंट के पास है, वही पुलिस के पास है, वही अरेस्टिंग कर सकती है, वही फॉल्स इम्प्रीजमेंट दे सकती है किसी को। लेकिन अगर मैं किसी को उठा के बंद कर रहा हूँ, उसको जाने से रोक रहा हूँ, ज़बरदस्ती उसके पैरों में बेड़ियाँ डाल रहा हूँ, तो वो फॉल्स इम्प्रीजमेंट कहलाती है। और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है ये बताइए। मैलिशियस एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जहाँ पे आपकी नीयत में खोट हो, मतलब आपने किसी को परेशान करने के लिए, किसी के समय को ख़राब करने के लिए, कोई आपकी मन में जो बैड इंटेंशन थी, क्रिमिनल इंटेंशन थी, उसके साथ आपने ऐसा काम किया। और प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रोसिक्यूशन है अभियोजन पक्ष। अभियोजन पक्ष कौन होता है कोर्ट के अंदर, जिसका नुकसान हुआ है, प्लेंटिफ। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या हो गया हमारा, मतलब वर्ड जब भी आपको समझ में नहीं आया तो उसको तोड़ देना, तोड़ने से आपको वर्ड का मीनिंग पता लग जाएगा और आप लिखने के लिए कंटेंट भी ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। प्लेंटिफ ने मैलिशियस मतलब जानबूझकर डिफेंडेंट का टाइम लिया, उसका हाँ, मतलब कुछ खराब ऐसा करने के किया है लिए केस कि किया। उसने गलत तरीके से प्लेंटिफ ने डिफेंडर को केस में लपेटा है, मतलब झूठा कोई आरोप लगा दिया उसके बाद जिसमें उसकी एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट था नहीं, और ये प्लेंटिफ को ही पता है कि इसका इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया, तो ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होता है। एक्सप्लेन द साइबर रॉबर्ट, सॉरी साइबर टॉट, साइबर अपकृत्य की व्याख्या कीजिए। तो साइबर फ्रॉड क्या होते हैं, वही सिविल रॉन्ग ही है, लेकिन साइबर कानून के साथ जुड़ रहे हैं। तो कैसे जोड़ेंगे हम इसको साइबर लॉ के साथ, टॉट को? सीधा सिंपल है, आपने व्हाट्सएप पर किसी को लिखकर भेज दिया तो बड़ा चोर आदमी ये है, व्हाट्सएप ग्रुप पर लिख दिया किसी के खिलाफ, तो ये डिफेमेशन का केस है, लेकिन साइबर लॉ के अंदर हैंडल होगा। क्यों हैंडल होगा साइबर लॉ के अंदर? क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज की गई है। क्योंकि आपने मतलब ऑनलाइन, ऑनलाइन हाँ मतलब आपने क्या किया है, उसको कुछ इंटरनेट कहते की हैं ना, सहायता से टेक्नोलॉजी यूज करके हाँ। ये गलत काम किया है। तो आपने उसका क्या किया है, आपने सोशल मीडिया का यूज़ करा उसके लिए, उसके डेफोमेशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल फेसबुक पे आप किसी की फ़ोटो लगा के उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगा दो, तो ये सारे आपके साइबर टॉट के अंदर कवर्ड होते हैं। किसी की फ़ोटो आपने, मान लो बहुत से आजकल ये भी काम करते हैं ना कि किसी लड़की की फेसबुक से प्रोफाइल उठा लिया, फ़ोटो उठा के उसका फेक प्रोफाइल बना के अपने आप फेसबुक चला रहे हैं, तो वो भी साइबर टॉट के अंदर ही कवर्ड होता है, वो भी सिविल रॉन्ग है। आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सिर्फ उस लड़की का प्रोफाइल आपने अपने आप हैंडल कर रखा है, मतलब उसके नाम से प्रोफाइल आप चला रहे हैं, उसकी फ़ोटो लगा रहे हैं, सब कुछ उसका यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी आपकी बैड इंटेंशन हो सकती है उसके पीछे, तो वो भी साइबर टॉट के अंदर, हाँ वो भी साइबर टॉट के अंदर ही कवर्ड होगा। लेकिन अगर आपने उस लड़की का प्रोफाइल बना के उसको बदनाम करने के लिए कुछ काम कर दिया, तो ये वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट में चला जाएगा फिर। लेकिन आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, सिर्फ उसके प्रोफाइल को आप चला रहे हैं, मतलब आप उसके नाम से बना के आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी गलत आपने उसके अंदर कुछ नहीं किया, कोई गलत फ़ोटो नहीं लगाई, कुछ भी नहीं किया, बस उसके नाम से चैटिंग कर रहे हैं, तो ये साइबर टॉट है, फिर ये टॉट है, सिविल रॉन्ग है।
लेकिन जहाँ पर आपने कुछ गलत फ़ोटो लगा दी, कुछ गलत एलिगेशंस उसके थ्रू करने लगे, या किसी और लड़कों से उसके नाम से चैटिंग करके गलत तरीके से पैसे ऐंठना शुरू कर दिया, तो फिर वो अलग एक्ट में चला जाएगा। फिर वो टॉर्ट लॉ नहीं रहेगा, मतलब टॉर्ट का वायलेशन नहीं रहेगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ इंजूरियस एंड डैमनम, क्षति बिना हानि को स्पष्ट कीजिए। सर जैसे ट्रेसपास है इसका एग्जांपल, मतलब कोई हाँ, डैमेज नहीं हुआ लेकिन लीगल इंजरी हो गई। मतलब जैसे उसके मेरे घर के अंदर कोई आके और खड़ा हो गया कॉर्नर में, अगर मेरे बिना अनुमति के, तो ये मतलब ट्रेसपास उसने हो गया। मतलब मेरे प्राइवेट एरिया में आ गए तो ट्रेसपास हो गया, तो ये साइनम देने इंजूरिया हो गया। उसने आपकी पर्सनल प्राइवेसी को हनन किया है, आपकी प्राइवेसी का वायलेशन किया, लेकिन आपको फिजिकली कोई इंजरी नहीं हुई है, कोई पैसे का नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन आपकी प्राइवेसी का वायलेशन हो गया। तो ये सीन है डाइन इंजूरियस साइन डैमनम कहते हैं इसको। ये हो गया सेक्शन ए आपका कंप्लीट। अब सेक्शन बी आ गया आपका, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ पीजन होल। पीजन होल को बताइए एक बार। पीजन होल थ्योरी कानून के लिए ये कहती है कि जिसके लिए आपने लॉ बनाया लॉ उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर उस लॉ को आपने गलत तरह से एप्लीकेबल कर दिया, गलत व्यक्ति के ऊपर लगा दिया, तो लॉ बिल्कुल नन एंड वाइड हो जाएगा, लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होगा। जैसे कबूतर होता है, पीजन होता है, केवल अपने होल के अंदर ही जाके रेस्ट करता है ना, वो किसी और के होल में जाके रेस्ट नहीं कर पाता, वो कहीं और जाके वो रेस्ट नहीं करता, वो अपने घर में ही रेस्ट करता है। यानी कि इसी तरह से जो लॉ जिसके लिए बनाया है वो उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने लॉ बनाया, लॉ के अंदर आपने माइनर को अलग कर दिया, तो माइनर उस लॉ के अंदर मतलब इंक्लूड होगा ही नहीं, माइनर के ऊपर वो लॉ लगेगा ही नहीं। तो लॉ जिसके लिए बना होगा उसी के ऊपर इम्प्लीकेबल होगा। ये आपका पीजन होल थ्योरी कहती है। बाकी इसको डिटेल में आप पढ़ लेना। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, रिमोटनेस ऑफ डैमेज मतलब क्षति की दूरस्थता को बताइए। बताइए रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। नहीं पता किसी को? चलो दूसरा बताओ फिर। ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू शू एंड बी शूड इन द टॉट। ये तो पिछले वाला हमने डिस्कस कर ही लिया था। वैसे रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का मतलब ये होता है आपको क्षति हुई है लेकिन क्षति का डायरेक्टली इंटर कॉन्टैक्ट नहीं है। जैसे आपकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में नो फॉल्ट लाइबिलिटी होती है, यानी कि आपको क्षति हुई लेकिन आपने अपनी गलती से वो क्षति नहीं हो रही है, आपका कोई फॉल्ट नहीं था उसके अंदर। तो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस ये होते हैं कि दूसरे की वजह से या किसी और की घटना की वजह से आपको नुकसान हो जाए। फॉर एग्जांपल ए और बी में कोई झगड़ा हुआ, उसकी वजह से आप वहाँ से गुजर रहे थे, आपको चोट लग जाती, तो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस आ जाती हैं, वो उस केस के अंदर आप भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। ऑल पर्सन ये तो हो गया था। अब इसके अंदर अगर अटेम्प्ट करने की बात होगी तो आप कौन सा अटेम्प्ट करेंगे? तो एक टफ पेपर ही कह सकते हैं इसको। एक क्वेश्चन नंबर 8 ही आपको आता होगा इसके अंदर, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस पे आपको से कोई बोल नहीं पाया। वैसे रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस और 8 नंबर ये दो क्वेश्चन करने अच्छे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है क्वेश्चन सेक्शन सी का। द लॉ टेक द नो कॉग्निजेंस ऑफ द केयरलेसनेस वेयर देयर इज अ न्यू ड्यूटी टू केयर टेक केयर डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ डिसाइडेड केसेस। जहाँ सावधानी बरतने का कर्तव्य नहीं वहाँ कानून लापरवाही का संज्ञान नहीं लेता। इस कथन की विवेचना निर्णीत वादों के संदर्भ से कीजिए। तो जहाँ सावधानी बरतने का कोई नियम नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है, वहाँ पे कानून आपकी लापरवाही के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता। आप अगर लापरवाही भी कर देते तो कानून आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि कानून के पास पावर नहीं है एक्शन लेने की। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है, लेकिन जहाँ पर लिखा नहीं है नो स्मोकिंग जोन, वहाँ पर अगर आप इसको स्मोकिंग करते हैं तो आपके पर कोई भी लापरवाही का केस नहीं बनेगा। ठीक है, केयरलेसनेस मतलब होता है लापरवाही। तो जहाँ पर ये लिखा होता है वहीं पर ही सावधानी बरतना जरूरी होता है, दूसरी जगह पर सावधानी ना बरतो तो कोई आपके ऊपर केस नहीं बनता। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द लाइबल एंड द सिलेंडर डिस्कस द सेइंग द ग्रेटर द ट्रूथ द ग्रेटर द लाइबल। जितना बड़ा सच होता है उतना बड़ा डिफॉर्मेशन स्टेटमेंट भी होता है, मतलब लाइबल होता है, डिफॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है। सच हर वक्त जो होता है वो कड़वाई होता है ये कहा जाता है। तो इसमें वही बोला गया है कि लाइबल का मतलब होता है लिख कर किसी की डेफॉर्मेशन करना, सिलेंडर मतलब होता है बोल कर करना।
लेकिन कई बार ये बोला जाता है कि जितना बड़ा आप सच बोलेंगे उतना बड़ा आपने लायबल कर दिया, यानी कि दूसरे व्यक्ति की डेफेमेशन कर दी। लेकिन इसके केस में आपके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि सच बोलने पर कोई केस नहीं बनता है। इसमें और क्वेश्चन है नहीं, ये पेपर नहीं है, ये मिल गए ऊपर है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल इन द सर्टेन लिमिटेशन। तो प्राइवेट डिफेंस का राइट कब मिलता है हमें? इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अपनी ज़िंदगी को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने सेल्फ को बचाने का अधिकार है हमें, कानून देता है हमें। उस कंडीशन में अगर हम किसी का मर्डर भी कर देते हैं, किसी को नुकसान भी पहुंचा देते हैं, तो हमारे पर कोई केस नहीं बनता। एक फॉर एग्जाम्पल मान लो एक चोर हमारे घर में आया, चोरी कर रहा था वो, हमने देख लिया उसको, हम उसको पकड़ने गए तो चोर ने बंदूक तान दी, छीना झपटी में गोली उसको लग गई, चोर मर गया। चोर मर गया तो हमारे पर कोई डेथ का केस, मर्डर का केस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमने अपने आप को सेल्फ डिफेंस में ये काम किया है, इस वजह से हमारे पर कोई भी केस नहीं बनेगा। इसके अलावा आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन द बर्थ टू द न्यू जूरिस्प्रूडेंस इन द टॉर्ट इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने टॉर्ट में एक नया जूरिस्प्रूडेंस लेके आया, नया कानून लेके आया। तो क्या कानून दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? PIL का कॉन्सेप्ट दिया है। यहाँ पे आपको PIL लिखना पड़ेगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की कॉन्सेप्ट एक दिया है कि कोई भी ऐसा चीज़ जिससे आपके समाज का नुकसान हो रहा हो, सिविल रॉन्ग हो रहा हो सोसाइटी एज ए होल का, तो आप एक PIL फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा था, तो MC मेहता ने एक PIL लगा दी थी कोर्ट में कि दिल्ली वाले कब तक इस गंदी हवा का जो है सेवन करते रहेंगे। ये 2019 में लगाई थी, जब दिवाली के बाद बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था तब। If a person refuse to perform or become unable to perform the order of the district forum, state the commission of the national commission, explain the different penalties given by them। अगर एक व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है, डिस्ट्रिक्ट फोरम आपकी कंज्यूमर फोरम होती है, इसके फैसले को मानने से मना कर देता है या उसके कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करता, तो उसके खिलाफ क्या पावर है, मतलब स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन उसके अगेंस्ट क्या काम कर सकती है, क्या पेनल्टी लगा सकती है इसके ऊपर, ये बताना है आपको इसके अंदर। तो क्या मतलब एक व्यक्ति ने मानने से मना कर दिया लॉ को, तो यहाँ पर पहली बात तो उसके खिलाफ संबंध इशू हो सकते हैं। संबंध इशू कर कर उसको बुलवाया जा सकता है कोर्ट। लेकिन अगर वो नहीं आता, संबंध इशू करने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो फिर उसके खिलाफ पुलिस भेजी जा सकती है, फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको ज़बरदस्ती जो है पकड़ के कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। कोर्ट उसके जुर्माने को डबल कर सकती है, उसकी इम्प्रीजमेंट का ऑर्डर दे सकती है, मतलब कोर्ट की अवमानना का केस उसके ऊपर दिला सकती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस उसके ऊपर बन सकता है। इसके अलावा कोर्ट उसकी संपत्ति कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी में से उतना पैसा उसको दिलवा सकती है जो भी उसका केस था, जो भी ग्रीवेड पार्टी थी जिसके अगेंस्ट केस चल रहा था, और उसकी मतलब इम्प्रीजमेंट के ऑर्डर भी दे सकती है, जैसे भी कोर्ट चाहेगी। कोर्ट की मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस तो डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। अब डिस्कस द, बोलिए। कुर्की हो सकती है इसमें? कुड़की नहीं हो सकती, कुड़की होना अलग चीज़ होती है, वो इंसॉल्वेंसी का केस होता है। इसमें सिर्फ इतना ही होगा, जैसे मान लो 50,000 का मुआवजा बनता है, तो उसकी प्रॉपर्टी में से 50,000 वसूलने की पावर कोर्ट के पास है, कोर्ट उतना पैसा वसूल सकती है। ये नहीं उसकी पूरी प्रॉपर्टी को ही कुड़की कर देगी, ऐसा नहीं होगा। जैसे उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, उसमें से पैसा निकाल लिया, इससे ये सब चीज़ें हो सकती हैं। डिस्कस इंजंक्शन इन अ जुडिशियल रेमेडी फॉर द टॉर्ट फॉर विच टॉर्ट इट इज़ अ मोस्ट सुटेबल रेमेडी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इंजंक्शन जो करते हैं, यानी कि कोई रूल्स को चेंज करते हैं, तो एक न्यायिक उपचार के रूप में इसको वर्णन करना है कि एक न्यायिक उपचार है। देखो, अमेंडमेंट करना एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपको तुरंत किसी रूल को बदलना पड़ रहा है। जैसे अचानक से कोविड आया, कोविड के लिए नया कानून लाने की बात अगर गवर्नमेंट करती, जैसे गवर्नमेंट ने अचानक से एक दिन बंद लगा दिया, बोला कि जनता कर्फ्यू चलेगा, तो उसके लिए अगर कोई ऑर्डर पास कराने वाले होते, तीनों सदन में जाके फंस जाता वो, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, टाइम लगता है। तो इमीडिएट डिसीजन लेने की जहाँ पे पावर होती है, वहाँ पे इंजेक्शन, रूल्स को चेंज किया जाता है अचानक से, जब भी जरूरत होती है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, तो उसे जुडिशियल रेमेडी कहते हैं, यानी कि न्यायिक उपचार। तो न्यायिक उपचार का मतलब ये है कि जब सोसाइटी को ज़रूरत हो तो आप कानून के अंदर थोड़े बहुत बदलाव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है ये भी कह सकते हैं कई बार गवर्नमेंट इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती है, मतलब कुछ इस तरह के बदलाव करती है जिसकी ज़रूरत नहीं होती, वो अपने बेनिफिट के लिए करती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होती है, पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए, किसी ग्रुप को टारगेट करने के लिए
कानून में ऊल मचूल जो होते हैं परिवर्तन कर देती हैं, छोटे मोटे परिवर्तन चेंजेस कर देती हैं, जिससे वो छोटे परिवर्तन सोसाइटी के लिए ज़्यादा हानिकारक हो जाते हैं। तो इसमें उसी चीज़ को लिखना है आपको। पर जैसे जो लैंड जो थी, लैंड का पहले फंडामेंटल राइट होता था और फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया, तो ये इसका एग्जांपल बन सकता है? लैंड का तो फंडामेंटल राइट होता था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो अभी भी नहीं है। वो आपका केशवानंद भारती का केस हुआ था 1973 के अंदर, उसके बाद से उस फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी डिस्प्यूट हो रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल मेट्रो स्टेशन बनाना है, मेट्रो लाइन बनानी है, किसी का घर बीच में आ जाता है, अगर राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट रहेगा तो गवर्नमेंट उसके लैंड को ले ही नहीं सकती। तो इसी तरह से केशवानंद भारती का केस हुआ था, उनका आश्रम जो था किसी एक हाईवे के रास्ते में आ गया, तो उसके आश्रम का बहुत बड़ा लैंड जो था वो इन गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, केरला सरकार ने। तो उसने कोर्ट में केस डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया कि जनता के भलाई के लिए काम हो रहा है तो ठीक है, होने दो, आप अपना लैंड को गवर्नमेंट को दे दें, गवर्नमेंट आपको कंपनसेट तो कर ही रही है। लेकिन उसको ये रीज़न था कि भाई मेरा लैंड तो अब हज़ारों लाखों करोड़ का हो गया और ये तो सिर्फ कुछ मात्र हज़ारों में मुझे कंपनसेशन दे रहे हैं, जो कंपनसेशन पूरी नहीं, तो उन्होंने कंपनसेशन के लिए केस डाल दो। लेकिन उसने क्या किया, हाई कोर्ट में चला गया उस केस को लेके। तो केरला हाई कोर्ट में वो केस चला, उसके बाद वो केस वहाँ पर भी सेटल नहीं हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में उसकी पिटिशन डाल दी उसने। तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि पब्लिक वेलफेयर के लिए होना चाहिए, लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस भी कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस फंडामेंटल राइट्स को हटा देना चाहिए, वरना ऐसे केसेस कोर्ट में आते रहेंगे। पहले ही हमारे पास हज़ारों लाखों केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, इस तरह के रोज़ एक नए केसेस आने लग गए बिना मतलब के, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने उसके एडवाइस को मानते हुए, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उस दौरान जो अमेंडमेंट हुआ था 42 वाला, इस कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया गया और फंडामेंटल ड्यूटी इंट्रोड्यूस कर दी इसके साथ साथ। सर ये इसका एग्जांपल बन सकता है ना? हाँ, बना सकते हो। 2-4 केस ऐसे हैं जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, जैसे केशवानंद भारती आपका केस है, जैसे खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, और भी कई ऐसे केसेस हैं जो, जैसे श्रेया सिंगल वाला केस है, मेनका गांधी का केस है। नेशनल कमीशन क्या होता है? नेशनल कमीशन राष्ट्रीय आयोग होता है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, मतलब ऐसा आयोग, कमीशन मतलब आयोग जो पूरे भारत में है, वो नेशनल कमीशन होता है, राष्ट्रीय आयोग होता है, जो पूरे भारत के लिए काम करेगा, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए काम नहीं करेगा, राज्य के लिए काम नहीं करेगा। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे सर? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस तो होता है सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मतलब कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का। इसमें फ़र्क ऐसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग कंपनी है, वो दिल्ली को 4 एरिया में डिवाइड कर देती है, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस डायरेक्शन में उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो अलग अलग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देगी, भाई इस एरिया की सर्विस आप संभालोगे, इस एरिया की आप संभालोगे, इस एरिया की आप। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, मतलब वो सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपनी कर रही है। अब जो कंज्यूमर है, जो कंपनी का टीवी खरीद लेता है, वो टीवी ख़राब होने पर कंपनी को कंप्लेंट करता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है, उसको तो कंपनी को कंप्लेंट कर रहा है। कंपनी अपने एरिया इंजीनियर को जो भी एरिया का दे रखा जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलेगी। तो वो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, यानी सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट। ओके सर ओबी जस्ट ईबी रेमेडियम का क्या होगा, कैसे? ये तो अभी आया भी था, ये अरे आप सर, मेरे related नोट्स होंगे रहेंगे। उसमें से देख लीजिए। ओके सर। ओबी रेमेडियम जो है मेरे नोट्स में भी कवर है, अगर नोट्स आपके पास हैं तो उसमें भी आप इजीली देख लेना, मिल जाएगा आपको। वैसे अभी मैंने बताया ही था, अगर किसी बच्चे को याद हो तो एक बार इनको भी रिवाइज करा दो। किसी को याद है? ओबी जस्ट ईबी रेमेडियम का मतलब है कि Yes, जहाँ जहाँ बताइए। वो वर्ड दिमाग से निकल गया, जहाँ Okay. डैमेज हुआ है वहाँ पे उसकी रेमेडी भी है। हाँ, जहाँ डैमेजेस होता है वहाँ उसके रेमेडीज भी है, मतलब जहाँ चाह वहाँ राह भी कह सकते हैं इसको। जहाँ पे कानून आपको अधिकार देता है, तो अधिकार का अगर वायलेशन होता है तो उसका उपचार भी आपको कानून ही देता है। मतलब फॉर एग्जांपल लॉ ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिया, किसका अधिकार दिया? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे दिया हमें फंडामेंटल राइट्स, हमें बोलने का अधिकार है। लेकिन साथ साथ हमें उपचार भी दिया है ना, कोई हमारा अधिकार छीन लेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे आर्टिकल 32 के अंदर।
या फिर हमें लिमिटेशन भी तो लगा रखे हैं हमारे पर, कुछ भी थोड़ा ना बोल देंगे, हमें बोलने की आज़ादी है तो हम कुछ भी बोल देंगे, तो हम कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, इसलिए वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है लिमिटेशन के साथ है। तो इसे कहते हैं जहाँ चाह वहाँ ईवी रेमेडियम का मतलब यही है कि जहाँ राइट्स है वहाँ उपचार भी है उसका। ओके सर। सर इसमें केस लॉ भी करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा? जितने केस लॉज आप कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छी बात है, आप करें, बेनिफिट है, आपका आंसर में मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, आप कुछ केस लॉस लिख के आएंगे तो। सर इसका केस लॉ कोई क्या हो सकता है? वो आप बहुत सारे केस लॉ हैं, आप देखो अपने हिसाब से सर्च करो, मिल जाएगा कोई ना कोई केस लॉस आपको, जहाँ पे आपके राइट्स का वायलेशन होता है वहाँ पे कानून आपको प्रोटेक्शन देता है। ये बहुत सारे केस है, मेनका गांधी वाला केस लिख सकते हैं। इंदिरा गांधी जब मेनका गांधी को बाहर जाने से रोक दिया, उसका पासपोर्ट वीज़ा ले लिया, उसका जो एयरपोर्ट वो जा ही रही थी तो उसको एयरपोर्ट को जाते रास्ते में रोक लिया था, तो ये जो केस है ये इसमें बन सकता है आपका। उसने तुरंत जो है कोर्ट की शरण ली, कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी कि मेरे राइट्स का वायलेशन क्यों हो रहा है, तो कोर्ट ने भी बोला उसका मतलब कि राइट्स का उसका जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लिया, मतलब कोर्ट ने बोला कि आप मेनका गांधी को रोक नहीं सकते क्योंकि वो बाहर जा सकते, लेकिन यहाँ पर बोला था कि उसके अगेंस्ट जो है सोवरेनिटी का केस लगाया था कि आप बाहर जाके कुछ ऐसी बातें लीक करने वाले हैं जिसकी वजह से इंडिया की सोवरेनिटी को खतरा हो सकता है, इंडिया की एकता अखंडता भंग हो सकती है। और भी बहुत सारे केस, कोई भी केस आप लिख देना, केसेस की तो भरमार है इसके अंदर। बाकी अभी आपको ज़्यादा केसेस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, इसमें सेकंड ईयर ही है आपका, लेकिन फिर भी 2-3 क्वेश्चन के अंदर केस लॉस तो करके जाएं ताकि लिख के आएँ। बाकी थ्योरी भी ढंग से लिखेंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, पास हो जाएंगे आराम से। तो अब यहाँ के हम आज की क्लास यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं, कोई और डाउट है तो आप पूछ लें। कोई डाउट नहीं है किसी के तो क्लास कंप्लीट